दोस्तों आज मैं आपके लिए स्ट्रेंजर थिंग वेब सीरीज के फर्स्ट सीजन के अगले 4 एपिसोड लेकर हाजिर हुआ हूं, जो कि बहुत ही जबरदस्त सीरीज है। अगर आपने इसके पहले 4 एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। पहले जाकर उसको देखें, तभी आपको आगे देखने का मजा आएगा। इस सीरीज में हमने देखा कि एक रात एक लड़का गायब हो जाता है और फिर उसके दोस्त उसको ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन जब उनको पता चलता है कि उनका दोस्त किसी और ही दुनिया में पहुंच गया तो फिर वो लोग उसको वापस लाने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। ये सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो एंड तक बने रहें। 5th एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हूपर चुपचाप हॉकिंस लैब के अंदर घुस जाता है, लेकिन जब वो उस अल्टरनेट डिमेंशन गेट की तरफ बढ़ता है तो 2 ऑफिसर्स उसको देख लेते हैं। फिर हूपर दिमाग लगाकर उन ऑफिसर्स को कहता है कि मैं यहाँ पर चोरी करने के लिए नहीं आया, बल्कि मुझे डॉक्टर ब्रेनर ने बुलाया था। फिर उनमें से एक ऑफिसर कंफर्म करने के लिए ब्रेनर को कॉल लगाता है, लेकिन तभी हूपर उसको जोरदार घूसा मारकर नीचे गिरा देता है और फिर दूसरे ऑफिसर के ऊपर गन तानकर उससे जबरदस्ती सेफ्टी लॉक का कार्ड ले लेता है। लेकिन हूपर को कोई अंदाजा भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि हॉकिंस लेबोरेटरी वाले बहुत ही खतरनाक लोग हैं। फिर जब हूपर अंदर जाने लगता है तो उसकी नजर 11 की बनाई हुई तस्वीर पर पड़ती है। उस तस्वीर में डॉक्टर ब्रेनर 11 से वही बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे और 11 ने ब्रेनर के ऊपर पापा लिखा हुआ था। लेकिन हूपर उस तस्वीर को ज्यादा ध्यान से नहीं देखता, क्योंकि वो 11 को बिल्कुल भी नहीं जानता। फिर कुछ देर बाद हूपर उसी अल्टरनेट डिमेंशन गेट के पास पहुंच जाता है और उस गेट को देखकर हूपर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी ऐसी अजीब चीज नहीं देखी थी। फिर हूपर उस गेट की चिपचिपी जटाओं को छू कर देखता है, लेकिन तभी उसको पीछे से कुछ आवाज आती है। फिर हूपर समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तभी हॉकिंस लैब के लोग हूपर को पकड़ लेते हैं और फिर उसको अपने साथ ले जाते हैं। अब ये लोग हूपर के साथ क्या करेंगे ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। अगले सीन में हम माइक और उसके दोस्तों को देखते हैं जो उस हेथकिट रेडियो के बारे में बातें कर रहे थे। माइक को समझ में नहीं आ रहा था कि विल इस वक्त कौन सी दुनिया में है, क्योंकि विल जब उस रेडियो के अंदर से बात कर रहा था तो उसकी आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे वो उनके आसपास ही मौजूद हो। तभी 11 माइक को समझाती है कि विल इस समय अपसाइड डाउन में है, यानी दूसरी डिमेंशन में। बस यूं समझ लो कि जो दुनिया इस समय धरती के ऊपर है वैसी ही बिल्कुल सेम दुनिया धरती के नीचे भी है और इस समय विल वहां पर मौजूद है। अब माइक, लुकास और डस्टिन को कुछ कुछ बातें समझ में आने लगती है। दरअसल विल इस समय हमारी धरती के पैरेलल यूनिवर्स में है। लुकास को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन तभी माइक उसको कहता है कि 11 ने हमसे झूठ नहीं बोला था। जब हम विल के घर पर गए थे तो विल वहीं पर मौजूद था, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस समय वो पैरेलल यूनिवर्स में था। अब वो तीनों समझ जाते हैं कि अगर हमें विल को वापस लाना है तो हमें भी उस अपसाइड डाउन में जाना होगा। अगले सीन में हम जोनाथन को देखते हैं जो भागता हुआ अपनी माँ के पास जा रहा था, क्योंकि वो उसको उस मॉन्स्टर के बारे में बताना चाहता था। लेकिन वो तो लोनी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो लोनी को साफ साफ कह देता है कि हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन लोनी जोइस की तबीयत का बहाना बनाकर जोनाथन की बात को टाल देता है। दरअसल लोनी इस घर में किसी और मकसद से आया था, लेकिन फिलहाल वो मकसद क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। तभी लोनी जोनाथन को कहता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उसने गुस्से में आकर अपने घर की दीवार तक तोड़ डाली, क्योंकि तुम्हारी माँ को लग रहा है कि विल यहीं कहीं है। अब जोनाथन भी जोइस की तरह अजीब अजीब सी बातें करने लगता है, क्योंकि उसको पता है कि जोइस झूठ नहीं बोल रही। तभी लोनी जोनाथन को समझाता है कि तुम ये सारी बातें अपनी माँ से मत करना, वरना वो और भी पागल हो जाएगी। दरअसल लोनी ने बड़ी ही मुश्किल से जोइस को समझाया था कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, और अगर जोनाथन ने फिर से जोइस के साथ मॉन्स्टर वगैरह की बातें करी तो जोइस की मानसिक स्थिति और बिगड़ सकती है। अब जोनाथन को भी लोनी की बात सही लगती है, इसलिए वो अपनी माँ को उस तस्वीर के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अगले सीन में हम देखते हैं जोनाथन, लोनी और जोइस सभी मिलकर विल का फ्यूनरल करते हैं। जोइस को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा मर चुका है। तभी फ्यूनरल के वक्त जोइस को अपने बेटे के साथ बिताए अच्छे पल याद आने लगते हैं। तभी जोनाथन और नैन्सी अलग बैठकर उस मॉन्स्टर के बारे में बातें करने लगते हैं। जोनाथन नैन्सी को बताता है कि स्टीव का घर, मेरा घर और जिस जगह पर विल की साइकिल मिली है ये सभी जगह 1 मील के अंदर ही मौजूद हैं। इसका मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है उस जंगल के आसपास ही हो रहा है। फिर नैन्सी जोनाथन से पूछती है कि तुमने अपनी माँ को मॉन्स्टर वाली बात क्यों नहीं बताई। जोनाथन कहता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए नहीं बताई, और अगर मैं ये बात किसी और को बताता
तो वो लोग मुझे पागल समझने लगते। फिर जोनाथन एक रिवॉल्वर लेकर खुद उस मॉन्स्टर को मारने निकल पड़ता है। नैन्सी जोनाथन को समझाती है कि ये फैसला सही नहीं है, लेकिन जोनाथन उसकी बात नहीं मानता। फिर नैन्सी भी जोनाथन को उसके साथ जंगल में जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हुपर को जब होश आता है तो वो अपने घर पर ही लेटा हुआ था। हुपर को समझ में नहीं आ रहा था कि पिछले कुछ घंटों में उसके साथ क्या क्या हुआ, लेकिन तभी हुपर अपने गले पर कुछ निशान देखता है। इसका मतलब हॉकिंस लैब वालों ने इंजेक्शन लगाकर उसको बेहोश कर दिया था। फिर वो अपना सारा घर उथल पुथल कर डालता है, क्योंकि उसको यकीन है कि हॉकिंस लैब वालों ने उस पर नजर रखने के लिए जरूर उसके घर में कैमरे वगैरह भी लगाए होंगे। तभी कुछ देर बाद हुपर को एक बल्ब के अंदर एक छोटा सा माइक्रोफोन मिल जाता है और वो समझ जाता है कि वो लोग बहुत समय से मुझ पर नजर रखे हुए थे। दरअसल हुपर को शुरू से ही हॉकिंस लैब वालों पर शक है और इसीलिए उन्होंने हुपर के घर में एक माइक्रोफोन फिट किया हुआ था, ताकि वो लोग हुपर की सभी हरकतों के ऊपर नजर रख सके। अब हुपर को खुद से ज्यादा जोइस की चिंता होने लगती है, क्योंकि अगर उसके घर में भी माइक्रोफोन फिट है तो हो सकता है कि वो लोग जोइस पर भी नजर रख रहे हों। अगले सीन में हम एक मैकेनिक को देखते हैं जो उस जले हुए रेडियो को ठीक कर रहा था, और ये बात जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे कि ये मैकेनिक हॉकिंस लैब वालों का ही आदमी है, जिनको इस रेडियो के बारे में भी पता चल गया था। दूसरी तरफ फ्यूनरल खत्म होने के बाद माइक और उसके दोस्त अपने साइंस टीचर मिस्टर क्लार्क से अपसाइड डाउन के बारे में बात करने के लिए आते हैं। माइक उनसे पूछता है कि ये पैरेलल यूनिवर्स क्या है। फिर क्लार्क माइक को एक चींटी और आदमी का उदाहरण देता है कि अगर एक चींटी और आदमी दोनों एक पतली रस्सी के ऊपर चढ़े हों तो चींटी रस्सी के निचले हिस्से में भी जा सकती है, जबकि आदमी के लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन है। इसका मतलब माइक और उसके दोस्त चाहे कितना भी कोशिश कर लें, वो लोग पैरेलल यूनिवर्स में नहीं जा सकते। फिर माइक क्लार्क से पूछता है कि अगर हमें पैरेलल यूनिवर्स में जाना हो तो क्या करना पड़ेगा। फिर क्लार्क बताता है कि पैरेलल यूनिवर्स में जाने के लिए हमें ढेर सारी एनर्जी चाहिए होगी, जिससे स्पेस और टाइम के बीच एक गेट खुल जाएगा और फिर हम लोग उस गेट की हेल्प से पैरेलल यूनिवर्स में जा सकते हैं। अब माइक समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर उसी गेट से हमारी दुनिया में आया होगा। फिर वो तीनों घर जाकर इस बारे में 11 से भी बात करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं पावेल और एक और ऑफिसर जैक हुपर से एक नए केस के बारे में बात करने के लिए आते हैं। जैक हुपर को बताता है कि वेब मनी नाम के एक शख्स ने अपने करीबी डेल और हेनरी के गायब हो जाने की शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल डेल और हेनरी कल शिकार करने के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद से वो दोनों वापिस ही नहीं लौटे। अब ये बात सुनकर भी हुपर अंदाजा लगाता है कि ये सब भी हॉकिंस लैब वालों की वजह से ही हो रहा है। लेकिन फिलहाल हुपर जैक और पावेल को वहां से जाने के लिए कहता है। जाने से पहले जैक उसे एक और बड़ी खबर बताता है कि हमें बारबरा की कार मिल गई है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो कार भी पुलिस वालों ने नहीं बल्कि स्टेट्स वालों ने ढूंढी है। पावेल और जैक को ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि आजकल पुलिस के सारे काम कोई और ही कर रहा है, लेकिन उनको कोई अंदाजा भी नहीं था कि इन सब के पीछे हॉकिंस लैब वालों का हाथ है। अब डस्टिन भी उस गेट तक पहुंचने का एक आसान रास्ता ढूंढ निकालता है। फिर डस्टिन माइक और लुकास को कहता है कि हम मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से उस गेट तक पहुंच सकते हैं। दरअसल क्लार्क की कही हुई बात के मुताबिक वो गेट ढेर सारी एनर्जी से बना है, जिसमें इतनी ताकत है कि वो इस इलाके के ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक फोर्स को भी बदल सकता है। यानी कि वो गेट जहां भी मौजूद होगा, मैग्नेटिक कंपास की सुई उसी गेट की तरफ पॉइंट करेगी। माइक और लुकास को ये प्लान काफी सही लगता है, जिसके बाद वो लोग मैग्नेटिक कंपास को हाथ में लेकर नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन 11 इन सभी की बातें सुनकर मन ही मन घबरा जाती है, क्योंकि 11 पहले से ही जानती थी कि वो गेट कहां पर है, लेकिन वो नहीं चाहती कि माइक और उसके दोस्त उस खतरनाक जगह पर जाए। अब जोइस को भी पता चल गया था कि लोनी यहाँ पर क्यों आया है, जिसके बाद वो लोनी को तुरंत घर से निकल जाने के लिए कहती है। दरअसल विल की मौत के बाद इंश्योरेंस के पैसे आने वाले थे और लोनी उन्हीं पैसों के लिए यहाँ पर आया था। जोइस लोनी को साफ साफ कह देती है कि तुम्हें वो पैसे कभी भी नहीं मिलेंगे। फिर लोनी पैसे हथियाने के लिए जोनाथन की परवरिश का बहाना बनाता है, लेकिन जोइस उसको कहती है कि तुम्हें विल या जोनाथन की कोई परवाह नहीं है, बल्कि तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि जोनाथन कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहता है। फिर जोइस लोनी को अपने घर से भगा देती है। तभी हम देखते हैं कि जोनाथन एक सुनसान सी जगह पर जाकर गन चलाने की प्रैक्टिस करने लगता है, क्योंकि आज वो किसी भी हाल में उस मॉन्स्टर को मार कर रहेगा। फिर कुछ देर बाद नैन्सी भी वहां पर आ जाती है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे को अपनी अपनी कहानी सुनाने लगते हैं कि हमारे पेरेंट्स एक दूसरे से कैसे मिले और फिर उनकी शादी कैसे हुई। फिर नैन्सी भी जोनाथन के हाथ से गन लेकर एक बार निशाना लगाने की प्रैक्टिस करती है और वो
वो एक बार में ही सही निशाना लगा देती है, यानी कि नैन्सी का निशाना जोनाथन से भी अच्छा है। दूसरी तरफ माइक और उसके दोस्त नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रास्ते में लुकास गौर करता है कि 11 बहुत अजीब अजीब सा बर्ताव कर रही है। दरअसल 11 को अंदाजा हो गया था कि माइक हॉकिंस नेशनल लैब की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बाद 11 को अपनी दर्दनाक कहानी याद आने लगती है कि कैसे ब्रेनर उससे मीठी मीठी बातें करके वो सारे काम करवाया करता था जो उसके लिए जरूरी थे। एक बार ब्रेनर 11 के साथ मिलकर वाटर टेलीपोर्ट एक्सपेरिमेंट करने वाला था, जिसमें 11 पानी के अंदर जाएगी और फिर वो अपनी दिमागी ताकत की हेल्प से किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकती है। ब्रेनर 11 को एक तस्वीर दिखाता है और कहता है कि पानी के अंदर तुम्हें इस आदमी के बारे में सोचना होगा। फिर 11 के सिर पर मशीन फिट करके उसको भी पानी के अंदर भेज दिया जाता है। अब प्रेजेंट में 11 ये सारी बातें सोच रही थी। फिर बहाना बनाकर वो माइक को वहां पर जाने से रोकती है, लेकिन माइक तो उसकी बात मानता ही नहीं। अब चलते चलते शाम हो जाती है और माइक, लुकास और डस्टिन उसी जगह पर आ जाते हैं जहां से उन्होंने ये सब कुछ शुरू किया था। अब डस्टिन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैग्नेटिक कंपास गलत कैसे हो सकता है, लेकिन तभी लुकास की तरफ देखने लगता है। लुकास को याद आता है कि 11 बीच रास्ते में बार बार अपनी नाक पहुंच रही थी। इसका मतलब 11 ने ही अपनी दिमागी ताकत की हेल्प से कंपास को गलत डायरेक्शन दी। लेकिन माइक तो लुकास की बात सुनकर उस पर ही चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसको यकीन है कि 11 ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। 11 उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब लुकास नहीं मानता तो 11 अपनी पावर का इस्तेमाल करके लुकास को दूर फेंक देती है। अब ये सब देखकर माइक 11 पर भड़क जाता है, क्योंकि 11 हमेशा ही अपनी पावर की वजह से कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी कर देती है। तभी 11 को वही पानी वाला एक्सपेरिमेंट याद आने लगता है। ब्रेनर का ये एक्सपेरिमेंट लगभग कामयाब हो गया था, क्योंकि 11 सक्सेसफुली उस आदमी के पास पहुंच गई थी और ब्रेनर और उसकी टीम 11 के सिर पर लगी मशीन के जरिए उस आदमी की आवाज भी सुन पा रहे थे। लेकिन तभी अचानक से 11 का कनेक्शन टूट जाता है। फिर 11 को अपने चारों तरफ पानी और उस मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसकी वजह से वो चिल्लाते हुए कहती है, मुझे बचाओ प्लीज, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी प्रेजेंट में जब 11 ये सब कुछ सोच रही थी तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। तभी कुछ ही देर में लुकास भी उठ जाता है, लेकिन अब वो माइक से इतना ज्यादा नाराज था कि वो उसको धक्का देकर अपने घर पर चला जाता है। फिर डस्टिन माइक को समझाता है कि उसको जाने दो, क्योंकि इस समय वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तभी माइक पीछे मुड़कर 11 को आवाज लगाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि अब 11 भी उन लोगों को छोड़कर जा चुकी थी। फिर माइक और डस्टिन 11 को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उनको नहीं मिलती। अगले सीन में हम देखते हैं हूपर जोयस के घर पर आकर वहां लगी सारी लाइट्स और लैंप को चेक करता है, लेकिन वहां कहीं भी माइक्रोफोन नहीं था। फिर हूपर जोयस को बता देता है कि वो लाश तुम्हारे बेटे की नहीं थी, तुम्हारा बेटा अभी जिंदा है। हूपर की बात सुनकर जोयस के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जोनाथन और नैन्सी टॉर्च और गन लेकर उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी नैन्सी को कुछ अजीब सी आवाजें आती है, जिसके बाद वो और जोनाथन उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। लेकिन ये आवाज किसी मॉन्स्टर की नहीं बल्कि एक हिरण की थी, जो दर्द से तड़प रहा था। नैन्सी से उस हिरण की हालत देखी नहीं जा रही थी, जिसके बाद वो जोनाथन को कहती है कि तुम इसको शूट करके दर्द से आजाद कर दो। फिर जोनाथन दूर खड़े होकर उस हिरण की तरफ बंदूक तान देता है, लेकिन तभी अचानक से झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आती है और वो मॉन्स्टर उस हिरण को घसीट कर ले जाता है। जोनाथन और नैन्सी ये सीन देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर वो दोनों खून की बूंदों का पीछा करते हुए जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर जाकर वो खून की बूंदें गायब हो जाती है। नैन्सी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो मॉन्स्टर उस हिरण को लेकर कहां पर चला गया, लेकिन तभी उसको एक पेड़ के नीचे कुछ अजीब सी जटाएं दिखाई देती है। उस वक्त जोनाथन दूसरी जगह पर मॉन्स्टर को ढूंढ रहा था, एक ऐसी जगह जहां से उसको नैन्सी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर नैन्सी उन झाड़ियों से होते हुए सीधा उस मॉन्स्टर की दुनिया में पहुंच जाती है, जो कि दूसरे डिमेंशन में थी। वो मॉन्स्टर नैन्सी की आंखों के सामने उस हिरण को खा रहा था, लेकिन नैन्सी वहां से भाग पाती इससे पहले ही वो मॉन्स्टर उसको देख लेता है। फिर नैन्सी चिल्लाकर जोनाथन को आवाज लगाती है, लेकिन जोनाथन जब उस पेड़ के पास पहुंचता है तो उसको वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। जोनाथन पेड़ के नीचे चमकती हुई जटाओं को देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है।
सिक्स्थ एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। नैन्सी चिल्ला चिल्लाकर जोनाथन को आवाज दे रही थी, लेकिन जोनाथन समझ नहीं पा रहा था कि नैन्सी की आवाज कहां से आ रही है। फिर कुछ देर बाद जोनाथन उसी पेड़ के पास जाकर नैन्सी को ढूंढने लगता है। नैन्सी एक बार फिर से जोनाथन को आवाज लगाती है, जिसके बाद जोनाथन देख लेता है कि उस पेड़ के नीचे कुछ है। फिर जोनाथन उसी जगह पर अपनी टॉर्च जलाता है और फिर नैन्सी को बुलाने लगता है। नैन्सी टॉर्च की रोशनी देख लेती है, जिसके बाद वो उन झाड़ियों के पीछे भागती है। उस समय वो मॉन्स्टर नैन्सी का ही पीछा कर रहा था, लेकिन तभी जोनाथन नैन्सी का हाथ खींचकर उसको बाहर निकाल लेता है। उस जगह से निकलने के बाद नैन्सी की जान में जान आ जाती है। अब उसको एहसास होता है कि बारबरा और विल इसी दुनिया में फंसे हुए हैं और हो सकता है कि उस मॉन्स्टर ने उन दोनों को खा लिया हो। इस हादसे के बाद नैन्सी बहुत ही ज्यादा डर गई थी, इसलिए जोनाथन उसको वापस घर ले आता है। दूसरी तरफ स्टीव भी नैन्सी को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान था, क्योंकि नैन्सी कई दिनों से अजीब अजीब बर्ताव कर रही थी। फिर स्टीव अपने दोस्तों टॉमी और कैरोल के साथ नैन्सी से मिलने के लिए जाता है। वो टॉमी और कैरोल को कहता है कि तुम लोग गाड़ी में ही रहना, तब तक मैं चुपचाप नैन्सी से मिलकर आता हूँ। फिर स्टीव छत पर चढ़कर खिड़की से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर जोनाथन पर पड़ती है, जो नैन्सी के पास बैठा हुआ था। अब स्टीव का दिमाग घूम जाता है, जिसके बाद वो नैन्सी को बिना मिले ही वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हुपर जोयस को हॉकिंस लेबोरेटरी के बारे में बता रहा था। जोयस हुपर से पूछती है कि तुमने वहां पर क्या देखा। फिर हुपर उसको बच्चों वाली ड्राइंग और अजीबोगरीब गेट के बारे में बताता है। जोयस पूछती है कि क्या वो ड्राइंग अच्छी बनी थी। हुपर कहता है नहीं, वो बस एक बच्चों वाली ड्राइंग थी। अब जोयस को यकीन हो जाता है कि वो उसका बेटा विल नहीं हो सकता, क्योंकि विल की ड्राइंग बहुत ही अच्छी है। तभी जोयस की बात सुनकर हुपर भी सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी उसको टेरी और बैनी के रेस्टोरेंट की बात याद आने लगती है, जहां पर वो लड़का चोरी छुपे खाना खा रहा था। अब हुपर को शक होने लगता है कि वो इतने दिनों से विल को नहीं बल्कि किसी और बच्चे को ही ढूंढ रहा था। फिर हुपर जोयस को बताता है कि टेरी लाइव्स की बेटी जेन को LSD माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट के लिए किडनैप कर लिया गया था और टेरी ने इस बात को लेकर डॉक्टर ब्रेनर के खिलाफ केस भी दर्ज किया था, लेकिन सारे सबूत टेरी के खिलाफ थे। इस वजह से वो केस हार गई। फिर वो दोनों ही टेरी लाइव के घर पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि हो सकता है कि टेरी विल के बारे में भी जानती हो। दूसरी तरफ नैन्सी को अभी भी उस खतरनाक मॉन्स्टर के भ्रम हो रहे थे। जोनाथन नैन्सी को शांत करता है और तय करता है कि आज वो नैन्सी के घर पर ही रुकेगा। नैन्सी को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ज्यादा डरे हुए थे। फिर जोनाथन अपने लिए जमीन पर ही बिस्तर लगा लेता है, लेकिन तभी नैन्सी उसको कहती है कि तुम मेरे साथ बेड पर ही सो सकते हो। कहीं न कहीं नैन्सी जोनाथन को पसंद करने लगी थी और उसको विश्वास भी था कि ये उसके साथ गलत नहीं करेगा, लेकिन फिलहाल उन दोनों का दिमाग उस मॉन्स्टर पर ही अटका हुआ था। फिर अगली सुबह वो दोनों ही दोबारा से उस जगह पर जाने के बारे में तय करते हैं। दरअसल नैन्सी को यकीन था कि बारबरा और विल दोनों उसी जगह पर फंसे हुए हैं और इसीलिए नैन्सी जोनाथन के साथ मिलकर अपनी दोस्त को बचाना चाहती थी। जोनाथन नैन्सी को कहता है कि उस मॉन्स्टर को खून पसंद है, क्योंकि पिछली बार जब बारबरा की उंगली कट गई थी तभी वो मॉन्स्टर उसको लेने के लिए आया था और उस मरे हुए हिरण के साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर नैन्सी और जोनाथन एक प्लान बनाते हैं ताकि वो लोग उस मॉन्स्टर से लड़ सके, लेकिन इतने में कैरन नैन्सी के कमरे में देखने के लिए आ जाती है, लेकिन नैन्सी बहाना बनाकर दरवाजा ही नहीं खोलती। फिर वो जोनाथन को लेकर खिड़की से बाहर भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं एक लेडी प्रोफेसर क्लार्क से पूछताछ करने के लिए आई थी। दरअसल इस लेडी का नाम है कोनी, जो हॉकिंस लैब में बतौर सीनियर साइंटिस्ट और एजेंट का काम करती है। वो क्लार्क को एक फर्जी साइंस न्यूज़लेटर दिखाकर उससे माइक, डस्टिन और लुकास की सारी जानकारी निकाल लेती है। दूसरी तरफ माइक भी अपनी गलती पर पछता रहा था कि उसने 11 को क्यों डांटा। फिर डस्टिन माइक को कहता है कि तुम्हें हमारी दोस्ती के रूल्स याद रखने चाहिए कि अगर हम में से कोई रूठ जाए तो हम में से जिसने भी गलती की है वो दूसरे से माफी मांगेगा। लेकिन माइक तो डस्टिन को साफ साफ कह देता है कि मैं लुकास से माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन डस्टी उसको जबरदस्ती लुकास के पास ले जाता है। अगले सीन में हम 11 को देखते हैं, जो अपने दोस्त माइक को याद कर रही थी। 11 किसी भी हाल में माइक को उस लैब तक नहीं पहुंचने देना चाहती थी, क्योंकि उसको पता है कि वो गेट बहुत ही खतरनाक है। इतने में माइक भी लुकास के घर पर पहुंच जाता है। उस समय लुकास बहुत ही गुस्से में था। फिर माइक अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी लुकास उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती तभी करूंगा जब तुम लोग उस अजीब लड़की को भूल जाओगे। लेकिन माइक तो लुकास की बात सुनकर थोड़ा भड़क जाता है।
फिर डस्टिन और माइक लुकास को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि वो लड़की बुरी नहीं है, लेकिन लुकास उसकी बात नहीं मानता। फिर लुकास अकेले ही विल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जिसके बाद माइक और डस्टिन वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ 11 एक सुपरमार्केट में जाकर वहां से कुछ खाने की चीजें चुराने लगती है, लेकिन तभी वहां पर काम करने वाला एक वर्कर 11 को देख लेता है और उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन 11 अपनी पावर्स की हेल्प से उस आदमी को घायल कर देती है। फिर कुछ देर बाद जब माइक और डस्टिन वहां से गुजरते हैं तो वो देखते हैं कि सुपरमार्केट के बाहर कुछ ज्यादा ही भीड़ लगी है। फिर माइक तुरंत समझ जाता है कि ये सब 11 का किया धरा होगा, जिसके बाद माइक और डस्टिन 11 को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम जॉयस और हुपर को देखते हैं, जो टेरी लाइव्स के घर पर उससे बात करने के लिए आए थे। हुपर के दरवाजा खटखटाने पर टेरी की बहन बेक बाहर आती है और पूछती है कि आप लोगों को क्या चाहिए। फिर हुपर उसको बताता है कि मैं टेरी लाइव से मिलना चाहता हूँ। फिर बेक उन दोनों को कहती है कि अगर आपको टेरी से मिलना है तो आप 5 साल लेट हो गए, क्योंकि इस समय टेरी एक अनरिस्पॉन्सिव स्टेट में है, जिसके चलते उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। वो हम लोगों को देख सकती है, सुन भी सकती है, लेकिन उसका दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करता। फिर जॉयस अंदर जाकर टेरी से बात करने की कोशिश करती है और उसको विल की तस्वीर दिखाती है और पूछती है कि क्या आपने इस बच्चे को कहीं देखा है। टेरी जॉयस की बात का कोई भी जवाब नहीं देती, जिसके बाद बेक उन दोनों को एक अलग ही कमरे में ले जाती है। फिर बेक हुपर और जॉयस को सारी कहानी बताना शुरू करती है। दरअसल आज से कई साल पहले जब टेरी एक साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाया करती थी, तो वो लोग उसकी बॉडी पर हर एक्सपेरिमेंट करने के बदले उसको $200 दिया करते थे। हालांकि वो लोग टेरी पर एक्सपेरिमेंट करने के बदले कोई भी दबाव नहीं डालते थे। टेरी को पैसों की जरूरत थी, इस वजह से वो खुद ही मान जाती थी। फिर वो लोग टेरी को बहुत सारा ड्रग और हाई पावर दवाइयां भी देते थे, जिसके कारण टेरी का दिमाग पूरी तरह से हिल जाए और वो लोग टेरी को आइसोलेशन टैंक्स में डालकर उसके दिमाग की सीमाओं को बढ़ाना चाहते थे। इस दौरान टेरी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। तभी जब टेरी का 7वां महीना चल रहा था तो उसको बताया गया कि उसका बच्चा पेट में ही मर गया, लेकिन टेरी ने ये बात कभी भी नहीं मानी। उसको विश्वास था कि उसकी बेटी जिंदा है और इसीलिए उसने ब्रेनर के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया, लेकिन ऐसा एक भी सबूत नहीं था जिससे ये बात साबित हो जाए कि टेरी ने किसी बच्चे को जन्म दिया है। टेरी हमेशा ही कहती थी कि उसकी बेटी कोई आम लड़की नहीं है, उसमें सुपर पावर है। फिर हुपर बेक से पूछता है कि उसमें ऐसा क्या खास था। बेक बताती है कि शायद उसमें कुछ सुपर पावर्स थी, जैसे टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस। फिर सारी बातें सुनने के बाद हुपर बेक को कहता है कि शायद टेरी की बेटी अभी भी जिंदा है और हो सकता है कि हॉकिंस लैब वालों ने जेन यानी कि 11 के सारे सबूत मिटा दिए हों, क्योंकि विल की बॉडी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन बेक हुपर की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो कई सालों से ये बात सुनती आ रही है कि जेन जिंदा है, लेकिन आज तक जेन के होने का कोई भी सबूत नहीं मिला। अगले सीन में हम नैन्सी और जोनाथन को देखते हैं, जो एक आर्मी स्टोर में कुछ हथियार खरीदने के लिए आए थे। तभी जब नैन्सी सारा सामान लेकर वहां से जा रही थी तो एक लड़का रीड नैन्सी को कहता है कि मैं तुम्हारी फिल्म जरूर देखूंगा। नैन्सी को उसकी ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन तभी उसको याद आता है कि यहाँ पास में ही एक सिनेमा हॉल है। फिर नैन्सी दौड़कर उस सिनेमा हॉल के पास जाती है, लेकिन वहां पर जो लिखा हुआ था उसको देखकर नैन्सी के होश उड़ जाते हैं। दरअसल स्टीव ने सिनेमा के मेन बोर्ड पर नैन्सी का नाम और उसके बारे में बुरा भला लिखा हुआ था। फिर नैन्सी स्टीव के पास जाकर उसको जोर से थप्पड़ मार देती है, लेकिन तभी स्टीव उसको कहता है कि तुम एक वाहियात लड़की हो जिसकी फिक्र करना बिल्कुल बेकार है। अब नैन्सी समझ जाती है कि कल रात स्टीव चुपके से उसके घर पर आया था और उसने जोनाथन को देख लिया। फिर नैन्सी स्टीव को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि तुमने जो कुछ भी देखा वो कुछ भी सच नहीं है, लेकिन स्टीव नैन्सी को बुरा भला बोलने के साथ साथ जोनाथन की फैमिली को भी गालियां देने लगता है। जोनाथन अपने दिमाग को शांत रखने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही स्टीव विल के बारे में बुरा भला कहने लगता है तो जोनाथन तुरंत स्टीव को जोरदार घूंसा मार देता है और फिर उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है, जिसके बाद जोनाथन स्टीव को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। फिर कुछ देर बाद पुलिस वहां पर आकर जोनाथन को पकड़ लेती है। स्टीव, टॉमी और कैरोल
मौका मिलते ही वहां से भाग जाते हैं, लेकिन पावेल जोनाथन को अरेस्ट कर लेता है। फिर पावेल हूपर को फोन करके बताता है कि हमने जोनाथन को मारामारी के केस में अरेस्ट किया है। तभी नैन्सी भी जोनाथन के पीछे पीछे पुलिस स्टेशन में आ जाती है। नैन्सी को बहुत ही दुख होता है कि उसकी ही वजह से जोनाथन और स्टीव की लड़ाई हो गई। फिर वो जोनाथन के गाल पर बर्फ लगाती है, जिसके बाद नैन्सी और जोनाथन एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं माइक जंगल में 11 को ही ढूंढ रहा था। तभी ट्रॉय और उसका दोस्त माइक को घेर लेते हैं। माइक और डस्टिन ट्रॉय से बचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर कुछ दूरी पर माइक एक खाई के पास जाकर रुक जाता है। अब ट्रॉय डस्टिन के गले पर चाकू रखकर माइक से पूछता है कि तुमने वो जादू कैसे किया था। फिर माइक और डस्टिन ट्रॉय को समझाते हैं कि वो जादू हमने नहीं बल्कि हमारी दोस्त 11 ने किया था। लेकिन तभी ट्रॉय गुस्से में माइक को खाई से नीचे कूदने के लिए कहता है। अब माइक बुरी तरह से फंस गया था, क्योंकि अगर वो नहीं कूदता तो ट्रॉय डस्टिन को मार डालता। फिर माइक हिम्मत दिखाकर खाई में कूद जाता है, लेकिन जब डस्टिन, ट्रॉय और उसका दोस्त खाई से नीचे देखते हैं तो माइक हवा में ही उड़ रहा था। इतने में 11 उनके सामने आ जाती है और माइक को अपनी पावर की हेल्प से ऊपर खींच लेती है। फिर 11 ट्रॉय और उसके दोस्त को भी घायल कर देती है, जिसके बाद वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब कहानी पास्ट में जाती है, जहां 11 पर एक बार फिर से उसी पानी के अंदर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। ये एक्सपेरिमेंट कोई आम एक्सपेरिमेंट नहीं था, बल्कि उसकी हेल्प से 11 किसी भी जगह पर अपने दिमाग की हेल्प से टेलीपोर्ट हो सकती थी। इस बार 11 एक अलग ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाती है, जहां 11 के सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर था। फिर 11 हिम्मत दिखाकर उस मॉन्स्टर के पास जाती है और उसको छूने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर 11 की तरफ देखकर चिल्लाने लगता है। तभी 11 की पावर्स कमजोर पड़ जाती है, जिसके बाद 11 पानी के अंदर जोर जोर से चीखने लगती है। अब इतनी ज्यादा पावर्स इस्तेमाल करने के कारण दीवार में दरार पड़ जाती है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि उस लैब में वो गेट कहां से आया। फिर 11 रोते हुए माइक को कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, वो गेट मैंने ही खोला था। फिर माइक 11 की बात सुनकर उसको गले से लगा लेता है, क्योंकि भले ही गेट 11 ने खोला हो, लेकिन 11 का दिल बहुत ही साफ है। फिर माइक, डस्टिन और 11 वापिस से घर पर आ जाते हैं। माइक के घर आते ही ब्रेनर का आदमी अपने बॉस को खबर कर देता है कि वो लड़की यहाँ पर आ गई है, जिसके बाद ब्रेनर और उसकी टीम 11 को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। उस समय लुकास दूर खड़ा अपनी दूरबीन से ये सब कुछ देख रहा था, जो कि उस मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से हॉकिंस लैब तक पहुंच गया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड की शुरुआत माइक और 11 से होती है। माइक 11 से माफी मांगता है कि मैंने अपनी दोस्त का साथ छोड़ दिया। फिर जवाब में 11 भी माइक से माफी मांगती है। बातों बातों में माइक और 11 थोड़े भावुक हो जाते हैं, जिसके बाद 11 माइक को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इतने में डस्टिन वहां पर आ जाता है और माइक को कहता है कि लुकास लाइन पर है। अब माइक अपने रेडियो की हेल्प से लुकास से बात करता है। लुकास माइक को बताता है कि फौरन वहां से निकलो, क्योंकि हॉकिंस लैब वाले 11 को लेने के लिए आ रहे हैं। माइक लुकास की बात समझ नहीं पाता, क्योंकि लुकास बहुत ही घबराया हुआ था, और उसका दूसरा कारण यह भी था कि लुकास तेजी से साइकिल चलाकर माइक के पास ही पहुंच रहा था, जिसकी वजह से रेडियो पर आवाज धीमी आ रही थी। फिर माइक लुकास को थोड़ा खुलकर बोलने के लिए कहता है। फिर लुकास उनको बताता है कि मैं हॉकिंस लैब गया था और उन बुरे लोगों को 11 का पता चल गया है। अब माइक भी लुकास की बात समझ जाता है, जिसके बाद वो और डस्टिन तुरंत खिड़की के पास जाकर देखते हैं। इस समय बाहर एक मैकेनिक अपने पार्टनर के साथ बैठा हुआ था। उस आदमी को देखकर माइक को अंदाजा हो जाता है कि जरूर इसी ने हॉकिंस लैब वालों को माइक और 11 के बारे में बताया होगा। फिर माइक अपनी मॉम के पास जाकर कंफर्म करता है कि उन्होंने किसी रिपेयर वाले को बुलाया है क्या। जब माइक अपनी मॉम से बात कर ही रहा था तो दूसरी ओर डस्टिन खिड़की से हॉकिंस लैब वालों की गाड़ियां देख लेता है। फिर वो फौरन माइक के पास जाकर उसको वहां से निकलने के लिए कहता है। कैरेन को समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन तभी माइक उसको कहता है कि अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो बोल देना कि मैं देश छोड़ गया। फिर इतना कहकर माइक, डस्टिन और 11 वहां से भाग जाते हैं। बाहर निकलते ही ब्रेनर और उसके लोग 11 को देख लेते हैं, जिसके बाद माइक तेजी से साइकिल भगाकर वहां से निकल जाता है। अब ब्रेनर और उसके आदमी माइक का पीछा करने लगते हैं। तभी कुछ दूर जाने पर लुकास डस्टिन को बताता है कि तुम्हें हमसे कहां मिलना है। जब माइक, लुकास और डस्टिन मिलते हैं तो ब्रेनर की गाड़ियां उनको दोनों तरफ से घेर लेती हैं, लेकिन तभी 11 अपनी पावर का यूज करके उन गाड़ियों को हवा में उड़ाकर दूर फेंक देती है।
अब माइक, लुकास और डस्टिन ये सीन देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। फिर वो लोग एक सुरक्षित जगह पर पहुंचकर चैन की सांस लेते हैं। अब लुकास 11 से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। अब माइक और लुकास भी हाथ मिला लेते हैं और इन दोनों की फिर से दोस्ती हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जोयस अपने बेटे को लेने के लिए पुलिस स्टेशन में आई थी, लेकिन तभी ऑफिसर जैक उसे बताता है कि आपके बेटे ने केवल मारपीट ही नहीं की, बल्कि वो किसी जंग में जाने की तैयारी कर रहा था। फिर जैक हुपर को जोनाथन की गाड़ी में रखे हुए हथियार दिखाता है। हुपर जोनाथन से पूछता है कि तुम ये हथियार लेकर क्यों घूम रहे थे। फिर जोनाथन और नैन्सी हुपर को वो सारी बात बता देते हैं। दूसरी तरफ कैरन जब माइक के रूम में जाती है तो उसको टेबल के नीचे एक छोटा सा बिस्तर और वही विग वाले बाल दिखाई देते हैं। कैरन उन बालों को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये सच में किसी लड़की के बाल हैं। तभी कुछ देर बाद ब्रेनर अपनी टीम के साथ कैरन के घर पर आ जाता है। फिर ब्रेनर और उसके साथी कैरन को बताते हैं कि आपका बेटा एक लड़की को अपने घर में रखे हुए था। लेकिन माइक के डैड टेड ब्रेनर की बात सुनकर हंसने लगते हैं, क्योंकि अगर कोई लड़की घर में रह रही होती तो उनको जरूर पता होता। लेकिन तभी कैरन को टेबल के नीचे लगे हुए बिस्तर और बालों वाली बात याद आ जाती है। फिर वो एजेंट कोनी से पूछती है कि उस लड़की ने क्या किया है, लेकिन जवाब में कोनी उसको 11 की कोई भी जानकारी देने से इनकार कर देती है। फिर कैरन कोनी के ऊपर चिल्लाने लगती है, क्योंकि कोनी और ब्रेनर उनसे बस सवाल किए जा रहे थे, लेकिन उस लड़की के बारे में कुछ भी बता नहीं रहे थे। तभी ब्रेनर वहां पर आता है और कैरन को कहता है कि आपका बेटा बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। ये बात सुनते ही वो घबरा जाती है। फिर कैरन और टेड दोनों ही डॉक्टर ब्रेनर की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ माइक और उसके दोस्त हाकिंस लैब के बारे में चर्चा कर रहे थे। फिर माइक उनको बताता है कि ये लोग रशियंस और कम्युनिस्ट से लड़ने के लिए हथियार बनाते हैं और इनका नेटवर्क बहुत दूर तक फैला हुआ है। माइक और उसके दोस्तों को किसी भी तरह उस गेट तक पहुंचना था, क्योंकि वहीं पर वो रास्ता है जहां से विल को बचाया जा सकता है। लेकिन बातें करते समय माइक को एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। उस हेलीकॉप्टर को देखकर माइक तुरंत समझ जाता है कि जरूर इसको ब्रेनर ने ही भेजा होगा। फिर वो अपने साथियों को लेकर एक बस के अंदर जाकर छुप जाता है। अगले सीन में हम जोनाथन और नैन्सी को देखते हैं, जो हुपर को उस मॉन्स्टर की तस्वीर दिखा रहे थे। जोयस जोनाथन की इस हरकत पर बहुत नाराज थी, क्योंकि वो पहले ही अपना एक बेटा खो चुकी है और अगर जोनाथन को कुछ हो जाता तो जोयस जीते जी मर जाती। तभी कुछ देर बाद ट्रॉय भी अपनी मॉम के साथ पुलिस स्टेशन में आ जाता है। फिर शोर शराबे की आवाज सुनकर हुपर बाहर आकर देखता है कि यहाँ पर मसला क्या है। ट्रॉय की मॉम हुपर से शिकायत करते हुए कहती है कि एक लड़की ने ट्रॉय के हाथ तोड़ दिए। फिलहाल हुपर के लिए बिल का केस ज्यादा जरूरी था, इसलिए वो पावेल को ट्रॉय की सारी जिम्मेदारी सौंपकर वहां से चला जाता है। अब पावेल ट्रॉय से पूछता है कि वो लड़की दिखने में कैसी थी। ट्रॉय कहता है कि उसके बाल नहीं थे। हुपर के कान में जैसे ही ये बात पड़ती है वो तुरंत रुक जाता है। फिर वो ट्रॉय को पूरी बात बताने के लिए कहता है, जिसके बाद ट्रॉय उसको बताता है कि वो कोई आम लड़की नहीं थी। उसके पास चीजों को हवा में उड़ाने और पैंट गीली करने जैसी शक्तियां हैं। ट्रॉय की बात सुनकर हुपर तुरंत समझ जाता है कि ये वही लड़की है जो हाकिंस लैब से भाग गई थी। फिर हुपर माइक और उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि 11 भी इस समय उन्हीं लड़कों के साथ थी। अगले सीन में हम स्टीव को देखते हैं, जो दुखी होकर अपनी गलती पर पछतावा कर रहा था। टॉमी और कैरोल मजाक में स्टीव को कहते हैं कि तुम उस लड़की के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो, लेकिन तभी स्टीव टॉमी पर भड़क जाता है। दरअसल वो थिएटर वाला आइडिया टॉमी का ही था और इसी वजह से स्टीव और जोनाथन की लड़ाई हो गई। फिर स्टीव टॉमी से नाराज होकर वहां से चला जाता है और अपनी गलती सुधारने के लिए सीधा थिएटर के पास जाकर उस वर्डिंग को साफ करने लगता है। दूसरी तरफ हुपर, जॉयस और नैन्सी जब माइक के घर पर जाते हैं तो देखते हैं कि हाकिंस लैब वाले नैन्सी के मॉम डैड को अपने साथ ले जा रहे थे। फिर नैन्सी अपनी मॉम को बचाने के लिए वहां पर जाने लगती है, लेकिन हुपर उसको रोक देता है और कहता है कि उन लोगों को माइक अभी तक नहीं मिला, यानी कि तुम्हारे मॉम डैड बिल्कुल सेफ हैं। अब नैन्सी हुपर की बात मानकर गाड़ी में ही बैठ जाती है, जिसके बाद हुपर और जॉयस उससे पूछते हैं कि माइक इस समय कहां पर हो सकता है। फिर जवाब में नैन्सी उन दोनों को कहती है कि मुझे माइक की सीक्रेट लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी जोनाथन को ख्याल आता है कि वो लोग विल के रेडियो की हेल्प से माइक के साथ बात कर सकते हैं। अब जोनाथन अपने घर पर जाकर विल का रेडियो ढूंढ निकालता है, जिसके बाद नैन्सी माइक से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन माइक तो नैन्सी की कोई भी बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि उसको लग रहा था कि शायद हाकिंस लैब वालों ने नैन्सी को पकड़ लिया है।
और वो लोग उसको बात करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। फिर हूपर खुद माइक से बात करता है और यकीन दिलाता है कि हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए आएंगे। अब माइक हूपर पर भरोसा करके उसको अपनी सीक्रेट लोकेशन बता देता है, जिसके बाद हूपर माइक और उसके दोस्तों को बचाने के लिए निकल पड़ता है। अब माइक और उसके दोस्त हूपर का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन तभी हॉकिंस लैब वाले वहां पर पहुंच जाते हैं। माइक को लगता है कि शायद हूपर ने उनको धोखा दिया है, इसलिए वो अपने साथियों के साथ सीट्स के पास छुप जाते हैं। तभी कुछ देर बाद एक आदमी माइक, लुकास और डस्टिन की साइकिलें बस के नीचे देख लेता है, जिसके बाद वो उनको पकड़ने के लिए बस के अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी हूपर पीछे से आकर उस आदमी को बेहोश कर देता है। अब माइक, लुकास, डस्टिन और 11 सभी हूपर के साथ चले जाते हैं। फिर रात के वक्त वे सभी लोग मिलकर तय करते हैं कि विल और बारबरा को कैसे बचाना है। फिर डस्टिन जॉयस को बताता है कि इस समय विल एक अल्टरनेट डायमेंशन में फंसा है। जॉयस डस्टिन की बात समझ नहीं पाती, लेकिन तभी डस्टिन उसको कहता है कि इस समय वो एक उल्टी दुनिया में है, इस दुनिया से बिल्कुल उल्टी दुनिया, और वहीं पर विल और बारबरा फंसे हुए हैं। अब उल्टी दुनिया के गेट के बारे में सुनते ही हूपर समझ जाता है कि ये वही गेट है जो उसने हॉकिंस लैब में देखा था। फिर माइक और उसके बाकी साथी 11 को उस डायमेंशन में भेजने के बारे में सोचते हैं। 11 रेडियो की हेल्प से विल के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार 11 का फोकस टूट जाता है, क्योंकि कुछ समय पहले ही 11 ने अपनी पावर्स इस्तेमाल कर ली थी, जिसके कारण वो इस समय कमजोर हो गई। फिर 11 बाथरूम में मुंह धोने के लिए चली जाती है। तभी माइक जॉयस और हूपर को बताता है कि 11 की पावर्स को चार्ज होने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जब भी वो अपनी शक्तियां इस्तेमाल करती है तो उसका शरीर कमजोर पड़ जाता है, जिस वजह से वो विल के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रही। तभी जब 11 बाथरूम में मुंह धो रही थी तो उसकी नजर बाथ टब पर पड़ती है। उस बाथ टब को देखकर 11 को याद आता है कि कैसे ब्रेनर उसको पानी के अंदर भेजकर दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देता था। फिर 11 यही तरीका आजमाने के बारे में सोचती है। फिर डस्टिन अपने साइंस टीचर मिस्टर क्लार्क के पास फोन करता है और उनसे पूछता है कि डेप्रीवेशन टैंक कैसे बनाते हैं। फिर मिस्टर क्लार्क डस्टिन को एक आसान तरीका बताते हैं जिससे वो घर में ही डेप्रीवेशन टैंक बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए डस्टिन को एक बड़ी सी ट्यूब और 1500 पाउंड नमक लाना होगा, जिसकी हेल्प से डेप्रीवेशन टैंक जैसा माहौल बनाया जा सकता है। अब डस्टिन क्लार्क की बात अच्छे से समझ जाता है, जिसके बाद वो सभी लोग माइक के स्कूल में चले जाते हैं, क्योंकि वहीं पर उनको वो टैंक बनाने के लिए सारा सामान मिल जाएगा। फिर डस्टिन और लुकास एक बड़े से ट्यूब को सही करते हैं ताकि उसके अंदर ढेर सारा पानी भरा जा सके। वहीं दूसरी तरफ जोनाथन और चीफ हूपर नमक का इंतजाम करने चले जाते हैं और नैन्सी माइक को लेकर स्टोर रूम में जाकर पानी वाली रबड़ का इंतजाम करती है। अब सभी चीजों को सेट करने के बाद 11 को उसके अंदर भेजा जाता है। 11 के पानी में जाने से पहले जॉयस उसको कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, हम सब यहीं पर हैं और मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर 11 ट्यूब के अंदर जाकर लेट जाती है। 11 के पावर्स इस्तेमाल करते ही वहां की सारी बिजली चली जाती है, जिसके बाद 11 सीधे अपसाइड डाउन में चली जाती है। 11 देखती है कि सामने एक लाश पड़ी हुई है और उस लाश को देखकर 11 को थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि ये लाश बाकी लाशों से थोड़ी अलग थी। लेकिन जैसे ही 11 उसके करीब जाती है तो उस लाश के मुंह से एक कीड़ा बाहर आने लगता है। दरअसल ये लाश किसी और की नहीं बल्कि बारबरा की थी, जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। उस लाश को देखकर 11 बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि बारबरा नहीं रही। 11 की ये बात सुनकर नैन्सी रोने लगती है, लेकिन तभी जॉयस 11 को हिम्मत देती है और कहती है कि मैं यही हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर जॉयस की बात सुनकर 11 एक बार फिर से ध्यान लगाना शुरू कर देती है। फिर जैसे ही वो थोड़ी और आगे जाती है तो 11 को उस मॉन्स्टर का घर दिख जाता है, जिसके अंदर विल लेटा हुआ था। विल का नाम सुनते ही जॉयस की जान में जान आ जाती है, क्योंकि वो अभी तक जिंदा था। फिर 11 विल को कहती है कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, तुम्हारी मॉम तुम्हें लेने के लिए जरूर आएगी। 11 के इतना कहते ही वो घर अचानक गायब होने लगता है और फिर देखते ही देखते विल भी उस जगह से गायब हो जाती है। अब 11 का सिर चकराने लगता है, जिसके बाद उसका ध्यान टूट जाता है और जॉयस 11 को पानी से बाहर निकाल लेती है। अब जॉयस और हूपर फौरन हॉकिंस लैब में जाने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि वो गेट एक लौता जरिया है जहां से विल को बचाया जा सकता था। जोनाथन भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन जॉयस उसको साथ आने से मना कर देती है। फिर जोनाथन और नैन्सी अंदर बैठकर सोचने लगते हैं
कि अब उनको क्या करना चाहिए। फिर नैन्सी जोनाथन को कहती है कि अब हम इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, लेकिन जोनाथन नैन्सी की बात समझ ही नहीं पाता। फिर नैन्सी कहती है कि हमने जो कुछ भी शुरू किया था उसको हम ही खत्म करेंगे। अब नैन्सी और जोनाथन वो सारा सामान वापस उठा लाते हैं जो पावेल ने उनसे ले लिया था और सीधा उसी जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हुपर और जोयस जब पीछे के रास्ते से हॉकिंस लैब में घुस रहे थे तो वहां मौजूद लोग उनको घेर लेते हैं। अब जोयस अपने बेटे को बचा पाएगी या नहीं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो तय थी कि ब्रेनर इतनी आसानी से इन दोनों को नहीं छोड़ेगा। तभी हम विल को देखते हैं जो अभी भी उस डरावने घर के अंदर लेटा हुआ था। फिर कुछ देर बाद एक डरावना मॉन्स्टर विल के पास आने लगता है और इसी डरावनी आवाज के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जोयस से। ब्रेनर जोयस को समझाता है कि हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि हम तो इस दुनिया को बचाना चाहते हैं। फिर ब्रेनर जोयस के सामने अपनी और अपनी टीम की तारीफें करने लगता है और उसको ये भी बताता है कि अपसाइड डाउन कितना खतरनाक है। लेकिन जोयस तो ब्रेनर के ऊपर चिल्लाने लगती है क्योंकि ब्रेनर पहले भी उसको धोखा दे चुका है, क्योंकि उसकी टीम ने विल की नकली बॉडी तालाब में जो फेंक दी थी। जिस समय ब्रेनर जोयस से बात कर रहा था उस समय कोनी और बाकी के लोग हुपर को टोरते थे कि तुम हमारे बारे में क्या जानते हो। फिर जवाब में हुपर कहता है कि तुम लोगों का काम तो खत्म समझो, क्योंकि तुम लोग बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हो और तुम्हारी ही वजह से विल, बारबरा और मेरा दोस्त बेनी मारा गया। ब्रेनर को अच्छी तरह से पता था कि हुपर जैसा ईमानदार ऑफिसर इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, इसलिए वो हुपर के साथ एक डील करता है। हुपर ब्रेनर को कहता है कि अगर तुम हमें अपसाइड डाउन जाने दोगे तो वहां से वापस आने के बाद हम ये सारी बातें भूल जाएंगे और तुम्हारी लैब और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मीडिया को भी कुछ नहीं बताएंगे। अब ब्रेनर को हुपर की इस शर्त से कोई भी ऐतराज नहीं था, क्योंकि उसको अच्छे से पता था कि अपसाइड डाउन से बाहर आना बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन ब्रेनर भी हुपर के सामने एक शर्त रखता है कि अगर हमने तुम्हारी बात मानी तो तुम हमें 11 का पता बता दोगे। फिर हुपर भी ब्रेनर की शर्त मान लेता है। दूसरी तरफ माइक को भी पता चल गया था कि नैन्सी और जोनाथन यहाँ पर नहीं है, इसलिए उसको अपनी बहन की चिंता होने लगती है। इस समय नैन्सी और जोनाथन दोनों ही जोनाथन के घर पर ट्रैप बना रहे थे, जिसके जरिए वो लोग उस मॉन्स्टर को पकड़ सकते हैं। नैन्सी और जोनाथन इस तरह के कई सारे ट्रैप बना लेते हैं। अब ये दोनों कई सारे ट्रैप बना लेते हैं और साथ में उस मॉन्स्टर को आग लगाने की तैयारी भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो मॉन्स्टर गोली से नहीं मरा तो आग से तो जल ही जाएगा। दूसरी तरफ हुपर और जोयस को पूरी तैयारी के साथ अपसाइड डाउन में भेज दिया जाता है। अब दूसरी दुनिया में जाते ही जोयस को सांसें आनी बंद हो जाती है, लेकिन तभी हुपर उसको संभालता है और कहता है तुम सांसें लेने की कोशिश करो। लेकिन तभी हुपर को अपना पुराना समय याद आने लगता है। ये वो समय था जब हुपर अपनी पत्नी और बेटी के साथ बहुत खुशी खुशी रहा करता था। फिर एक दिन हुपर की बेटी खेलते खेलते अचानक से शांत हो गई, जैसे उसको कुछ हो गया हो। हुपर अपनी बेटी को लेकर बहुत ही परेशान हो जाता है, इसलिए वो उसको लेकर सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागता है। दूसरी तरफ नैन्सी और जोनाथन दोनों अपना हाथ काट लेते हैं ताकि वो मॉन्स्टर खून सूंघता हुआ वहां पर आ जाए। फिर कुछ देर बाद उनको आवाजें आनी शुरू हो जाती है। नैन्सी और जोनाथन का दिल जोरों से धड़कने लगता है, लेकिन दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि स्टीव था। स्टीव को अपनी गलती का पछतावा था, इसलिए वो नैन्सी और जोनाथन से माफी मांगने के लिए आया था। स्टीव जोनाथन के घर पर इतने सारे ट्रैप्स देखकर घबरा जाता है। तभी नैन्सी स्टीव को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन स्टीव जानना चाहता था कि यहाँ पर चल क्या रहा है और नैन्सी इस समय बंदूक क्यों लिए हुए है। नैन्सी स्टीव को कुछ भी समझा पाती इससे पहले ही वो मॉन्स्टर छत फाड़कर अंदर आ जाता है। अब नैन्सी, जोनाथन और स्टीव फौरन उस जगह से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हुपर और जोयस भी अपसाइड डाउन के अंदर जोयस के घर में पहुंच चुके थे, यानी कि जोयस और जोनाथन दोनों अपने ही घर में हैं। लेकिन फर्क बस इतना है कि जोयस पैरेलल यूनिवर्स में है और जोनाथन असली दुनिया में। तभी नैन्सी दूसरे कमरे में जाकर स्टीव को वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा है। फिर स्टीव डर के मारे वहां से चला जाता है, लेकिन उसके बाहर जाते ही वो मॉन्स्टर जोनाथन पर हमला कर देता है। तभी नैन्सी अपनी बंदूक से उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन गोली लगने के बाद भी उस मॉन्स्टर को एक खरोच तक नहीं आती। अब वो मॉन्स्टर नैन्सी और जोनाथन को मारने ही वाला था कि तभी स्टीव वहां पर आकर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। फिर वो तीनों ही घर से बाहर की तरफ भागने लगते हैं। तभी मौका देखकर जोनाथन उस जगह पर आग लगा देता है ताकि वो मॉन्स्टर जलकर मारा जाए। लेकिन जब आग बुझती है तो उनको उस मॉन्स्टर की बॉडी नहीं मिलती, यानी कि वो मॉन्स्टर बचकर भाग गया था।
दूसरी तरफ जोयस और हुपर उन आवाजों को महसूस कर पा रहे थे जो इस दुनिया में जोनाथन, नैन्सी और स्टीव के मुंह से निकल रही थी। अब भले ही जोनाथन जोयस को देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो महसूस कर पा रहा था कि जोयस दूसरी दुनिया में पहुंच गई। अगले सीन में हम देखते हैं माइक 11 के साथ बातें कर रहा था, क्योंकि अब तक माइक और 11 एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। लेकिन इन दोनों की लव स्टोरी शुरू होने ही वाली थी कि तभी ब्रेनर और उसके लोग 11 को पकड़ने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। दरअसल शर्त के मुताबिक हुपर ने ब्रेनर को बता दिया था कि 11 कहां पर है, जिसके बाद हुपर अपनी टीम के साथ उसको पकड़ने के लिए वहां पर पहुंच गया। माइक और 11 ब्रेनर को देखकर भागने लगते हैं, लेकिन ब्रेनर के लोगों ने स्कूल को चारों तरफ से घेर लिया था। तभी 11 अपनी पावर्स की हेल्प से कुछ लोगों को मार गिराती है, लेकिन फिर वो खुद भी कमजोर होकर नीचे गिर जाती है। अब ब्रेनर के लोग माइक, लुकास और डस्टिन को पकड़ लेते हैं। तभी ब्रेनर 11 के पास आता है और कहता है कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और फिर तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। 11 ब्रेनर की बातें सुनकर रोने लगती है, क्योंकि वो माइक से अलग नहीं होना चाहती थी। लेकिन तभी ब्रेनर को पीछे से कुछ आवाज आती है, जो कि मॉन्स्टर की थी। दरअसल वो दूसरी दुनिया का मॉन्स्टर खून सूंघते हुए यहाँ पर भी पहुंच गया था, जिसके बाद वो ब्रेनर और उसके बाकी लोगों पर हमला कर देता है। अब ब्रेनर जिंदा बचा या नहीं ये तो हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन वो मॉन्स्टर ब्रेनर को खत्म करने के बाद माइक, लुकास और डस्टिन के पास भी आ जाता है। फिर लुकास अपनी गुलेल से उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो मॉन्स्टर गोली से नहीं मरा वो गुलेल से क्या ही मरेगा। लेकिन तभी 11 को एहसास हो जाता है कि ये मॉन्स्टर किसी के भी काबू में नहीं आएगा, जिसके बाद वो अपनी पावर्स की हेल्प से उस मॉन्स्टर को पीछे धकेल देती है। फिर वो माइक को गुड बाय कहती है, क्योंकि उसको पता था कि इतनी ज्यादा पावर्स इस्तेमाल करने की वजह से उसका बच पाना नामुमकिन है। फिर वो अपनी पूरी जान लगाकर उस मॉन्स्टर को मार डालती है, जिसके बाद वो खुद भी उस जगह से गायब हो जाती है। अब 11 मर गई या फिर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन उसने माइक और उसके दोस्तों को इस डेमोगार्गन नाम की मुसीबत से बचा लिया था। 11 के गायब हो जाने के बाद माइक उसको जोर जोर से आवाजें देने लगता है, लेकिन वो तो यहाँ पर थी ही नहीं। दूसरी तरफ जोयस और हुपर विल को ढूंढ लेते हैं। इस समय विल की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि उसके मुंह के अंदर भी वही कीड़ा था जो बारबरा की सड़ी हुई बॉडी से निकल रहा था। तभी हुपर विल के सीने पर प्रेशर डालता है ताकि उसको सांसें आने लगे। फिर हुपर को अपना पास्ट याद आने लगता है, जब डॉक्टर्स इसी तरह उसकी बेटी सारा को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैंसर के चलते सारा बच नहीं पाई। तभी कुछ देर बाद विल की सांसें चलने लगती है, जिसके बाद जोयस उसको सीने से लगा लेती है। दूसरी तरफ कैरन भी पुलिस वालों को साथ लेकर स्कूल में पहुंच जाती है और जो लोग वहां पर जिंदा थे उनकी जान बचाती है। अब विल को भी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। अब हुपर और जोयस उस जगह से बाहर कैसे आए और ब्रेनर और उसके लोग जिंदा है या नहीं ये सब बातें हमें नहीं दिखाई गई, लेकिन अच्छी बात ये थी कि विल की हालत अब ठीक है। विल को होश आते ही माइक, लुकास और डस्टिन तीनों उससे मिलने के लिए जाते हैं और बताते हैं कि कैसे हमने उस मॉन्स्टर से लड़ाई की और तुम्हारी जान बचाई। अब हॉकिंस लैब वाले भी इसी सोच में डूबे थे कि आखिरकार हुपर और जोयस उस जगह से जिंदा वापस कैसे आ गए। अब ये सारी बातें जानने के लिए एक आदमी हुपर को अपने साथ ले जाता है ताकि उससे पूछताछ कर सके, लेकिन हुपर उसको सच बताएगा या मन घड़ंत कहानियां ये भी एक राज है। अब कहानी 1 महीना आगे जाती है, जहां माइक और उसके दोस्त फिर से अपने डेमोगार्गन वाले गेम को खेल रहे थे। तभी जब जोनाथन अपने भाई को लेने के लिए आता है तो नैन्सी उसको एक गिफ्ट देती है, क्योंकि आज क्रिसमस की शाम थी, और इसके अलावा वो जोनाथन के गाल पर एक किस भी कर देती है। फिर जोनाथन विल को लेकर वहां से चला जाता है। फिर गाड़ी में बैठकर वो लोग गिफ्ट खोलकर देखते हैं, जिसके अंदर उनको एक कैमरा मिलता है। दरअसल स्टीव ने जोनाथन का कैमरा तोड़ दिया था और इसीलिए नैन्सी ने जोनाथन को एक नया कैमरा गिफ्ट किया। अब नैन्सी भी वापस से स्टीव की लाइफ में चली जाती है, लेकिन कहीं न कहीं वो जोनाथन को भी बहुत पसंद करने लगी थी। अगले सीन में हम देखते हैं हुपर अपने ऑफिस में क्रिसमस पार्टी में सिर्फ खाना खाने के लिए ही जाता है और अपने साथ थोड़ा खाना भी ले लेता है। फिर वो जंगल में जाकर उसको एक बॉक्स के अंदर रख देता है। अब हैरान करने वाली बात यह थी कि हुपर इस खाने के साथ साथ बॉक्स में कुछ वॉफल्स भी रखता है,
जो शुरू से ही 11 के फेवरेट थे। यानी कि हो सकता है कि 11 इस जगह पर आकर वो खाना खाती हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो दूसरी दुनिया में ये सब महसूस कर रही हो। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं जोइस की पूरी फैमिली एक साथ बैठकर खाना खाती है। फिर विल हाथ धोने के बहाने से वॉशरूम में चला जाता है, लेकिन तभी वहां पर उसको खांसी आने लगती है और फिर विल के मुंह से वही कीड़ा बाहर आ जाता है। अब विल को भी एहसास हो जाता है कि जैसे वो अभी भी अपसाइड डाउन के अंदर ही फंसा हुआ है। हालांकि वो ये बात अपनी मॉम और भाई को नहीं बताता, लेकिन अब विल के अंदर क्या बला है ये हम देखेंगे इसके सेकंड सीजन में। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो और अगर आप इसका सेकंड सीजन देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। मैं डेफिनेटली इसका सेकंड सीजन लेकर हाजिर हो जाऊंगा। दोस्तों, शुरू से ही मेरा एक मोटिव रहा है कि मैं किसी भी मूवी या वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन करूं तो एकदम डिटेल के साथ बढ़िया तरीके से करूं। मैं बाकियों की तरह स्टोरी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता या फिर समय बचाने के लिए मेन चीजें नहीं खा जाता। इसीलिए मुझे वीडियोस बनाने में ज्यादा समय लगता है और मेरी वीडियोस लंबी भी बन जाती है। उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। सो प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी है कि आप लोगों के सहयोग से हम 5 लाख के बहुत ही करीब हैं, और जिन भाइयों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले, ताकि हमारी फैमिली बढ़कर 5 लाख हो जाए। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार सीरीज के साथ। टिल देन, बाय बाय।